नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज जो प्रवासी मजदूर जो बहुत बड़ी तादाद में वापस अपने अपने गांव की ओर जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद, इतना बड़ा पलायन हमने पिछले सालों में देखा नहीं है, उनके लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड छोटे व्यापारी और किसानों के लिए कुछ ऐलान किए। केंद्र सरकार ने जो प्रवासी मजदूर हैं, जो माइग्रेंट लेबर है, उनके लिए जो बड़े ऐलान किए हैं वो हैं कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 35 करोड़ का फंड दिया है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ऐलान किया। ये राशन कार्ड हर राज्य में मान्य होगा। शहरी गरीबों और जो प्रवासी हैं, जो माइग्रेंट हैं, उनके लिए रेंटल स्कीम का ऐलान किया, जिसके तहत उनके कम किराए में रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। फिर रेंटल हाउसिंग स्कीम भी बनाई जाएगी। आइए सुनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू ऑल माइग्रेंट्स for the next 2 months. We think there are about 8 crore migrants for whom benefit will reach through this free food grain supply. The central government will take the cost and they will not be charged. 3,500 crores will be spent on this intervention in the next 2 months. Public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country, which is now being defined as one nation, one ration card. One nation, one ration card will be implemented. मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव। सर, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने का। मेरा आपसे सवाल ये है कि राशन को अगर हम छोड़ दें, उसको अलग रख लें, ये जो मुफ्त अनाज की बात हो रही है, राशन को अगर छोड़ दें तो सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए, माइग्रेंट लेबर्स के लिए जो ऐलान किए हैं, क्या उससे उनको फ़ौरन राहत मिल पाएगी? क्योंकि जिस हालत में वो मजदूर हैं, उन्हें तुरंत राहत पहुंचाने की ज़रूरत है। विनोद जी, आज जिस तरह की घोषणाएं हुई हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है जिसको हम लोग जानते हैं, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। जिस तरह का हम संकट प्रवासी मजदूरों के सामने और अनौपचारिक मजदूरों के सामने देख रहे थे, उसमें हमारी अपेक्षा थी एक बड़ी घोषणा की जो इस संकट से उनको निपटने में मदद करेगी। और कुल उन्हें मिला है ये पीडीएस के लिए मुफ्त राशन अगले 2 महीने के लिए, अगर राज्य जो सरकारें हैं कोई व्यवस्था बना सकेंगी उसके लिए या नहीं तो बाकी जितनी घोषणाएं हुई हैं या तो ऑनगोइंग स्कीम्स की हुई हैं जो पहले से चालू स्कीम्स थी। उदाहरण के लिए वन नेशन वन रेशन कार्ड वाली स्कीम पिछले जून में पासवान जी ने पहले घोषणा कर दी थी कि ये लागू हो गई है। अब सरकार ये कह रही है ये लागू होगी जनवरी 2021 से ये योजना लागू होगी। जहां तक घरों का सवाल है, रेंटल हाउसिंग का सवाल है, रेंटल कॉम्प्लेक्सेस का सवाल हो, इनकी ये कैसे किस तरह से इनको आमली जामा पहनाया जाएगा, कब पहनाया जाएगा, कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे इसमें मिनिमम, अगर हम देखें तो कुल मिलाकर प्रवासी मजदूरों के नाम पर आज ये 3,500 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है, जबकि हमारी अपेक्षा थी कम से कम 3,60,000 करोड़ रुपए की घोषणा की, लगभग 2% जीडीपी का इनके नाम पर और अनौपचारिक मजदूरों के नाम पर उनकी संकट को दूर करने के लिए एक फौरी घोषणा की। 2%। मैं आगे बढ़ता हूं। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई बार निर्मला सीतारमण ने एक शब्द दोहराया था, क्रेडिट, और आज भी ये शब्द कई बार सुनने को मिला। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज लेने वालों को ब्याज में 2% की छूट दी जाएगी। सरकार के मुताबिक इससे मुद्रा लोन वालों को 1,500 करोड़ का फायदा होगा। शिशु लोन जो है 50,000 तक का लोन है, औसत कर्ज 27,000 है, इसलिए अधिकतम छूट 1,000 और औसत छूट 540 रुपये के करीब होगी। इसके साथ ही सरकार ने रेहड़ी लगाने वालों को 5,000 करोड़ रुपए के स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी का ऐलान किया है, कर्ज का।
जिससे 50 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। इस स्कीम में हर इंसान को, हर प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये का खर्च आएगा और ये स्कीम अगले महीने आएगी। फिर नाबार्ड के ज़रिए 3 करोड़ किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के कर्ज का, फिर एक बार कर्ज की बात आई है, कर्ज का ऐलान किया गया है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आर्थिक पैकेज में कल के ऐलान और आज किए गए ऐलान दोनों में ही सरकार का अधिक जोर क्रेडिट पर रहा है, कर्ज पर रहा है। क्या इस क्रेडिट को राहत माना जाए? क्या यही राहत है? देखिए, जहां ब्याज की अदायगी में छूट दी गई है उसको हम लोग राहत मान सकते हैं। जैसे कि शिशु कल्याण योजना में मुद्रा के तहत उनको ये कहा गया है कि 2% उनके ब्याज में उनको राहत दी जाएगी, या मान लीजिए अदायगी में उनको छूट दी जाती है तो उसको तो राहत माना जाएगा। लेकिन जहां ये बात कही जा रही है कि कर्ज वो उठाएंगे, इसके लिए हम लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं या सीमा बढ़ा रहे हैं, तो ये तो अपटेक पर डिपेंड करेगा। उदाहरण के लिए जो किसानों के लिए जिस योजना को उन किसानों के लिए लागू किया जा रहा है जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, और वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि ये कौन से किसान हैं, ये हम पीएम किसान की योजना के तहत इतने किसानों को कवर करते हैं और उन्हें, और जो क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड, 2.5 करोड़ का फर्क है। देखिए, जो पीएम किसान योजना है वो उन किसानों के लिए लागू होती है जो जमीन के मालिक हैं, जो भूस्वामी हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड किनके पास नहीं है? वो महिला किसानों के पास नहीं है, वो टेनेंट्स के पास नहीं है, वो शेयर क्रॉपर्स के पास नहीं है, जो बटाई वाले हैं उनके पास नहीं है, और उनकी संख्या कई करोड़ों में है। बैंक उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, और ये योजना, जो फौरी योजना निर्मला सीतारमण ने बनाई है, ये भी उन तक पहुंचने के लिए सक्षम नहीं होगी। तो इसलिए आप क्रेडिट की सीमा अनाउंस करते रहें, क्रेडिट और लिक्विडिटी को आप पैकेज में उसको कह दें कि ये पैकेज का हिस्सा है, लेकिन उसका ऑफटेक जो है वो बहुत सारी और परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। जी, द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट की हेडलाइन है, डिमांड फर्स्ट प्लीज एंड देन लोन्स। रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेसमैन हैं जो, उनका कहना है कि काश केंद्र गवर्नमेंट स्पेंडिंग से जुड़ा कोई ऐलान करता तो उनके पास अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका होता, तब जाकर उन्हें लोन की ज़रूरत पड़ती। उनका कहना है कि कई बैंकों ने उन्हें लोन के लिए अप्रोच किया कि, लेकिन जब काम ही नहीं है तो वो लोन लेकर, कर्ज लेकर करेंगे क्या। रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत बनर्जी, जो नोबेल लॉरिएट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि वो देखना चाहते हैं कि सरकार डिमांड कैसे बढ़ाएगी, मांग को कैसे बढ़ाएगी, और सरकार की तरफ से डिमांड बढ़ाने के लिए, मांग को बढ़ाने के लिए कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, किस तरह से ग्राहक जो है, जो हम कहते आ रहे हैं शुरू से, ग्राहक को किस तरह से एम्पावर किया जाएगा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि सरकार एक गारंटर की भूमिका अदा करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेती दिखाई दे रही है, जबकि उसे ग्रोथ इंजन की भूमिका में होना चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो कमेंट है, क्या आपको भी सरकार इस वक्त एक गारंटर की भूमिका में ज़्यादा नज़र आ रही है? अगर हाँ, तो सरकार की भूमिका इस वक्त क्या होनी चाहिए? देखिए, स्टिमुलस के नाम पर सरकार ने, मैं पूरी तरह से बिल्कुल बारीकी से नहीं कह सकता, लेकिन स्टिमुलस के नाम पर सरकार ने अभी जीडीपी का 1% से कम खर्च किया है। 2 लाख करोड़ से कम खर्च किया है, जबकि गारंटी या लिक्विडिटी के माध्यम से सरकार जो लक्ष्य रखा था 20 लाख करोड़ का, उसको पार कर गई है। तो कुल मिला के स्टिमुलस तो 1% जीडीपी का भी नहीं हुआ है, और जब तक एक्चुअल स्टिमुलस अर्थव्यवस्था को नहीं दिया जाता, तब तक मांग का सृजन नहीं होगा। मांग का सृजन तभी हो सकता है या तो लोगों की जेब में पैसा डाला जाए, या जो चीजें हैं उनको सस्ती बनाया जाए, जीएसटी की दरों में कम किया जाए, कर में छूट। तो ये ना करने के बजाय सरकार एक गारंटर का काम कर रही है। जिस आर्टिकल को आपने पढ़ के सुनाया वो बिल्कुल सही दिशा में समस्या को इंगित कर रहा है। और मैंने शुरू में कहा था, कुल मिला के ये जो 20 लाख करोड़ की बात हुई है, ये उसकी संज्ञा वही है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। और ये हमको कभी भी, जिस तरह की हम परिस्थितियों से निकल के, विकट परिस्थितियों से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, ये पैकेज हमें उस दिशा में नहीं ले जा पा रहा है अब तक। ये एक निराशा की निश्चित रूप से एक बात है जो मैं कन्वे करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। ये जो 20 लाख करोड़ रुपए की रकम का जिक्र किया गया है, ये अपने आप में कितनी रियलिस्टिक है? क्या ये सिर्फ रीशेड्यूलिंग, थोड़ा सा पैसा डाला बाकी रीशेड्यूल किया, कुछ इस तरह का मिला जुला आपको लगता है क्या? 20 लाख करोड़ का मतलब क्या है? क्या सरकार की तरफ से आ रहे हैं? क्या ये बजट का हिस्सा है जो 30 लाख करोड़ का है?
20 लाख करोड़ नहीं, का मतलब क्या है? देखिए आप प्रधानमंत्री के भाषण को सुने तो उन्होंने बड़े जोर दे के कहा लिक्विडिटी। तो मेन जो जोर है असल में इस पैकेज का वो लिक्विडिटी पर है। तो ये तरलता प्रदान करना, ये संभावना को इंगित करता है कि जो जो एमएसएमई सेक्टर है या एनबीएफसी हैं या और लोग हैं, ये बैंकों से जाके ऋण ले सकते हैं। लेकिन ऋण लेने की संभावना तभी पैदा होगी जबकि जो आर्थिक एजेंट हैं वो इसको देखेंगे कि हम इसके माध्यम से, ऋण के माध्यम से जो सामान का उत्पादन करेंगे, जो सेवाएं देंगे, उनके लिए मांग है और उन्हें लाभ होगा। नहीं तो ये बाकी तो फिर खेल इतना ही है कि हम ऋण की रीशेड्यूलिंग कर दें, हम ब्याज के ऊपर थोड़ी छूट दे दें, लेकिन उससे आर्थिक क्रिया नहीं बढ़ेगी। उससे जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनको थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन इकोनॉमिक रिवाइवल का रास्ता इससे नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक रिवाइवल के रास्ते के लिए स्टिमुलस, जो वास्तविक स्टिमुलस कहते हैं, वो 10% का नहीं है, अभी 1% का भी घोषणा नहीं हुई है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, हमेशा की तरह अपना समय हमें देने का। लॉकडाउन के बीच अब गांव में रहने वाले लोगों का राशन तेजी से खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण भारत ने, गांव में बसने वाले भारत ने अपने खाने में कटौती शुरू कर दी है। अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से किए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई है। इस सर्वे में 12 राज्यों के 47 जिलों के 5,000 से ज़्यादा परिवार शामिल थे। सर्वे के मुताबिक गांव में रहने वाले 50% परिवारों ने अपने खाने में कटौती शुरू कर दी है, कम खाना शुरू कर दिया है। वहीं 68% परिवारों ने अपनी थाली से खाने की कई चीज़ों को कम कर दिया है। 24% लोगों ने माना कि उन्हें अनाज दूसरों से मांगना पड़ा है। 12% लोगों ने दूसरों से मांग कर खाना खाया। 84% लोगों ने बताया कि उन्हें पीडीएस के तहत राशन मिल रहा है। 84% लोगों ने। सर्वे के मुताबिक लोगों का राशन खत्म हो रहा है, इसलिए अब ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पीडीएस के तहत, पीडीएस के रास्ते से राशन पहुंचाया जाए। सर्वे के मुताबिक लोग मांग कर गुजारा कर रहे हैं और उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। सर्वे में करीब 1/3 लोगों ने कहा कि अब संभावना है कि उनके बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ हैं श्री नित्यानंद ढाल। आप प्रोजेक्ट इंटीग्रेटर हैं प्रदान के, एक ऐसी संस्था भी इस सर्वे में शामिल थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नित्यानंद जी, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें कोरोना वायरस को ग्रामीण भारत में पहुंचने से रोकना होगा, लेकिन क्या सरकार भूखमरी जैसी बड़ी समस्या को ग्रामीण भारत तक पहुंचने से नहीं रोक पाई, या सरकार ने इसके लिए कदम ही नहीं उठाए? विनोद जी, हम लोग एक सर्वे में पार्टिसिपेट किए थे। हम प्रधान संस्था से हैं और प्रधान संस्था 7 राज्यों में काम करते हैं जी। मोटा मोटी हम लोग ट्राइबल पॉकेट में काम करते हैं। 70% से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी से काम करते हैं, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, श्रीलंका। तो हम लोग इस सर्वे में जितना रूरल एरिया में सर्वे हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा, 1200 हाउस होल्ड सर रैंडमली सिलेक्टेड हाउस होल्ड सर्वे किए हैं। जो मिला है, समझ जो आया है कि ये जो कंडीशन हुआ है उसमें अर्बन एरिया में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, बट रूरल एरिया में भी काफ़ी सारे लोग का दिक्कत आया है। दिक्कत कई किस्म का है, लोग को काम नहीं मिला है, जो खेतीबाड़ी किए थे, जो ये हम लोग जिसमें काम करते हैं मोटा मोटी 1 एकड़ 1.5 एकड़ ज़मीन वाला लोग है, उसमें से जो खेतीबाड़ी किए थे, कुछ ये खरीफ जो रबी सीजन में कुछ खेतीबाड़ी किए थे उसको बेच नहीं पाए, क्योंकि वो पास में कुछ लेके बेचे, बट दूर में लेने के लिए जो गाड़ी का जरूरत है, कोई ट्रांसपोर्टेशन जरूरत है, वो नहीं मिला था। इसलिए लोग जितना साइकिल में ले पाएंगे, जितना लोकल हाटिया में बेचा सकता है उतना ही कर पाए, ज़्यादा दूर को नहीं कर पाए। इसलिए और जो लेके गए थे उसको ऐसे ही छोटा कम रेट में बेच के आ गए। तो इसीलिए कि जो मेरा सवाल ये भी था कि क्या भूखमरी पहुंच रही है गांव तक? योजना जो आया है, ये जो योजना हम लोग सर्वे जो किए थे, ये योजना में पीडीएस एक चीज है, मोटा मोटी लोग के पास पहुंच रहा है, अच्छा से पहुंच रहा है। 86% से आसपास लोग का पहुंचा है, 90% के आसपास। उसको छोड़ के जो दूसरा योजना है, फॉर एग्जाम्पल जनधन योजना, उसमें हम देखेंगे कि मोटा मोटी 64% पास अकाउंट ही नहीं है, और आउट ऑफ 36% 6% पास अकाउंट था, मिला नहीं है, और 30% पास मिला है, और लगभग आधा का आसपास लोग को पेंशन जो है वो पेंशन मिला है। बट मोटा मोटी जो कैश ट्रांसफर हुआ है
ये 33% आसपास, वन थर्ड लोग के पास एक ही किस्म का ट्रांसफर मिला है। तो मिला है, बहुत कम मिला है, और जिसको नहीं जी मिला है वो नित्यानंद जी, ज़्यादा मैं गरीब किस्म का लोग है। आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बता दूं। ग्रामीण भारत में इस संकट का जिम्मेदार सिर्फ कोरोना वायरस और लॉकडाउन नहीं है। इस वायरस के आने से पहले ही ग्रामीण इलाकों में, जहां गांव के इलाकों में लोग खाने पीने पर होने वाले खर्च में कटौती कर रहे थे। पिछले साल आई नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2017-2018 के मुताबिक 2017 पिछले साल आई थी, उसके मुताबिक सन 2017 और 2018 में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 40 सालों के सबसे निचले स्तर पर था। यह सर्वे जुलाई 2017 से जुलाई 2018 के बीच किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 8.8% की गिरावट आई थी। ग्रामीण इलाकों में अनाज, चीनी, मसालों, दाल, खाने के तेल के कंजम्पशन में गिरावट देखी गई। लेकिन केंद्र सरकार ने रिपोर्ट की डेटा क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए इस रिपोर्ट को जारी करने से इनकार कर दिया था। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है नित्यानंद जी, ग्रामीण संकट के लिए सरकार की नीतियां कितनी जिम्मेदार है? सरकार का नीतियाँ जो है, ये तो नीतियाँ में कुछ है, बट जो भी नीतियाँ है वो लोग का साथ पहुँचने के लिए दिक्कत आ रहा है आज का दिन में, उसको ज़्यादा देखभाल करना जरूरत है। जैसे आप अभी बोले कि पेंशन स्कीम है, और पेंशन स्कीम नहीं पहुँच रहा है सबके पास। इसके लिए जो नीतियाँ है उसी को सही ढंग से कैसे लोग के पास पहुँच पाएगा, तो इसमें कैसे सब कोई मिल के काम करेंगे, इसमें साथ में काम करना चाहिए। हम लोग इसी सीजन में, जो इसी टाइम में, जो कोरोना वायरस के टाइम में सरकार के साथ मिलके, पंचायत के साथ मिलके, और जो एसएचजी ग्रुप है उनके साथ मिलके काफ़ी सारे साथ दे के, ये क्वारंटाइन सेंटर बनना है, खाना बना के देना है, ये सब मिलके किए तो बहुत अच्छा काम हो पाया। तो बहुत सारी नीतियाँ है, बट पहुँच नहीं पा रहे ठीक से लोग से। जी, मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बता दूं। लॉकडाउन के कारण ग्रामीण भारत को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, ये बात तो सब मान रहे हैं, और रोजगार भी नहीं मिल रहा है। द हिंदू में हर्ष मंदर, जयती घोष और प्रभात पटनायक ने एक आर्टिकल में लिखा है कि इस महामारी के दौरान जिन लोगों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा, उन लोगों को मुफ्त राशन और कैश ट्रांसफर जैसी राहत की ज़रूरत है। मुफ्त राशन का आज ऐलान हुआ है, कैश ट्रांसफ़र का ऐलान नहीं हुआ अभी तक, जिसकी बहुत देर से इंतज़ार है कि यूबीआई के तहत, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम होती है, या जैसे न्याय का जिक्र हुआ था, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, उस वैसी राहत की ज़रूरत है। इस आर्टिकल के मुताबिक हर परिवार को 3 महीने तक 7,000 रुपये की सहायता और 6 महीने तक 10 किलो मुफ्त राशन दिए जाने की ज़रूरत है, जबकि जो आज ऐलान हुआ है वो उससे बहुत कम है। द हिंदू की ही एक और रिपोर्ट कहती है कि शहरों से गांव वापस जा रहे लोगों को अब रोज़गार दिलवाए जाने की ज़रूरत है, कि जब गांव पहुंचे तो वहां पर उनके लिए रोज़गार हो। इन मज़दूरों को रोज़गार देने के लिए मनरेगा का दायरा बढ़ाना होगा और इन्हें जितनी जल्दी हो सके मजदूरी देनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा के तहत 100 दिनों तक मिलने वाले काम की मियाद भी बढ़ानी होगी और मजदूरों को मांग के मुताबिक काम मुहैया करवाना होगा, बिना किसी सीमा के। वहीं शहरी इलाकों में उन मजदूरों को काम देने की ज़रूरत है जो अभी भी शहरों में फंसे हुए हैं। इसके लिए सरकार को एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, जिसमें शहरी बेरोज़गार और पढ़े लिखे बेरोज़गार जो बाहर से भी आए हैं वो भी शामिल हों, और चाहे वो पढ़े लिखे ना भी हों, बेरोज़गार हों, उनके लिए काम की स्कीम शुरू करनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है नित्यानंद जी, आप तो ट्राइबल इलाकों में भी घूमते हैं, जैसा आपने बताया, गांव के इलाकों में काम करते हैं। जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं, आपने कहा कि पॉलिसी तो है लेकिन जैसी भी है वो क्रियान्वयन नहीं हो रहा। जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं उन तक पॉलिसीज़ का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, रुकावट कहाँ पर आ रही है? एक तो रुकावट है कि सही ढंग से जो बेनिफिशियरी की सिलेक्शन करना, ये एक चीज़ है। हम देखें कि जो नीचे का जो 10-15% लोग हैं, जिसके पास कुछ ज़मीन नहीं है, अकेली महिला है, बूढ़ा है, बहुत सारी चीज लोग के पास अपना कुछ कार्ड भी नहीं है, इस सर्वे प्रोसेस में 10-15% लोग ऐसे निकले, ये एक चीज़ है। तो पहचान करना एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है, जैसे एनआरजीए का बात किए, एनआरजीए सब कोई करना चाहते हैं, बट सही टाइम में पैसा नहीं मिलता उनको। अगर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना चला जाएगा तो गरीब लोग कहाँ से एडजस्ट करेंगे वो लोग। इसलिए उनको ठीक समय से पैसा नहीं मिलता है, इसके चलते हुए बहुत लोग इसमें भागीदारी नहीं ले पाते हैं। और दूसरा, आज का टाइम में सबसे बड़ा लोग का एक भरोसा है एनआरजीएस पर,
एनआरजीएस के लिए करने के लिए लोग का तत्पर हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा शुरू हुआ है तो लोग पूरा भीड़ मार रहे हैं काम करने के लिए। जो इसके चलते हुए जो महिला लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, जो जी बूढ़े बूढ़ी लोग हैं वो काम नहीं मिल रहे हैं। अभी उसका उसका दौरा बढ़ाना पड़ेगा, उसका काम का संख्या बढ़ाना पड़ेगा और कैसे जल्दी से जल्दी पैसा मिल सकता है। ऐसे शायद हो सकता है पंचायत में कुछ कॉर्पस फंड रहे, वो अपने पैसे से फटक से वो ट्रांसफर हो जाए, बाद में वो एडजस्ट हो जाएगा। गरीब लोग वेट नहीं कर सकते हैं, उनको फटाक मतलब जी बहुत जल्दी से जल्दी पैसा मिलना चाहिए। जी और ये आज का जो खरीफ आ रहा है जी, उसमें लोग क्या करते थे, बहुत बहुत पहले धन्यवाद बाहर से आप। लोन आता जी था। जी जी, चालू रखिए, मुकम्मल कीजिए अपनी बात। मैं बोल रहा था कि अभी जो खरीफ सीजन आ रहा है, उसी खरीफ सीजन में लोग क्या करते थे ना, कुछ पैसा बाहर से लोग भेजते थे जो जंगल में शहर में काम करते थे, नहीं तो ये जो खेती बाड़ी करते थे उससे कुछ पैसा लगा के वो लगाते थे। अभी लोग को पैसा लगाने के लिए, खरीफ के लिए उनका पास पैसा जरूरत है। सरकार को ये मुहिम करना पड़ेगा कि कैसे उनका पास बीज मिलेगा कुछ, नहीं तो एसएचजी के जरिए में कुछ अच्छा से लोन सही से मिल सकता है। और ज़्यादा काम चाहिए, ज़्यादा काम चाहिए, ज़्यादा लोग जितना मांग सकते उतना काम चाहिए और जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए। ये कम से कम 3 चीज़ होना चाहिए, तब जाके ये हमारा जी जो प्रॉब्लम हुआ उसका हम लोग को आगे जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नित्यानंद जी, अपना समय हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हज़ारों मजदूर पैदल हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करने को मजबूर हैं और कई मजदूर ये सफ़र पूरा भी नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश के गुना में एक सड़क हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए। मुजफ्फरनगर में 6 मजदूरों को एक बस ने कुचल दिया। बिहार के समस्तीपुर में 2 मजदूर सड़क हादसे में मारे गए। सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना कर रहे इन मजदूरों के लिए पीएम केयर्स से सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। वो कब इनके पास पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, अभी देखना बाकी है। इस पर पी चिदम्बरम ने कहा है कि ये फंड राज्यों को दिया जाएगा, जिसमें मजदूरों के आने जाने, इलाज और खाने का खर्च शामिल होगा, यानी मजदूरों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। और 2000 करोड़ वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए सिर्फ 100 करोड़ वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। हकीकत यह है कि हम पहले भी कह चुके, जिस तरह का इस वक्त माइग्रेशन चल रहा है देश के भीतर, इससे पहले 3 दफ़े देखा गया, लेकिन वो देश के भीतर नहीं था। सन 47 में पाकिस्तान बना, हम जैसे लोगों को वहाँ से यहाँ आना पड़ा क्योंकि धर्म के आधार पर बना था। हम शरणार्थी कहलाए यहाँ पर, हम खुद को पुरुषार्थी मानते रहे बेशक। उसके बाद सन 71 में ईस्ट पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में शरणार्थी आए भारत में, जिनकी देखभाल की गई और फिर उनको वापस भेजा गया। बहुत लोग रह भी गए यहाँ पर। फिर उसके बाद तीसरा हमने देखा रोहिंग्या मुस्लिम्स का पलायन, और अब देख रहे हैं ये वाला पलायन, ये वाला माइग्रेशन। फ़र्क ये है कि वो पहले के 3 पलायन थे वो दूसरे देशों से हुए थे, ये अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं तमाम लोग। और ये वो लोग हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। इनकी आवाज़ कब तक सरकार के कानों तक पहुँचेगी और सरकार का जो पैसा है, राहत है, वो इनके हाथों में कब तक पहुँचेगा, ये देखना बाकी है। सोमवार रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।